हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट ठोस प्रवस्था का लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। 4 प्रकार से होते हैं: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी और धात्विक ठोस। 2024 की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको पहली बात यहां पर मेंशन कर देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी द्वारा चैप्टर 1 अर्थात सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है। लेकिन जब मैं अभी आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, ये चल रहा है अप्रैल का महीना और अभी आपके पास काफ़ी समय है। और जैसे एमपी बोर्ड की बात करूं, सीजी बोर्ड की बात करूं, तो ऐसे स्टेट में अभी ऑफिशियल सिलेबस आया नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि चैप्टर 1 भी आपको करा दूं। बच्चों, ये आप लोग यदि पढ़ लोगे तो आपका ज्ञान कहीं ना कहीं इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं हो सकता है। मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जितने बच्चे पढ़ते हैं ना, पूरा 16 चैप्टर पढ़ते थे। हम लोग 16 चैप्टर पढ़े हैं, 6 चैप्टर केमिस्ट्री हट गया। लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग बेसिक के रूप में पढ़ते चले, क्योंकि आगे चलकर आपको काम आने वाला है। काफ़ी समय है, इसलिए आप लोगों को ये चैप्टर करा रहा हूँ। बाकी लगभग 10 दिन लगेंगे, इसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने ठोस की बात की थी इसके पिछले लेक्चर में, कि ठोस के बारे में हमने आपको बताया था कि जिनके अणु अत्यंत पास पास होंगे, जिनके रचक इकाई घटक अत्यंत पास पास होते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं बच्चों। ठीक है, हमने ठोस की बात की थी कि ठोस किसे बोलते हैं? जिसके अणु अत्यंत पास पास स्थित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए आपके क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमने ठोस बता दिया। ठोस का वर्गीकरण कल हमने बताया था। ठोस को 2 भागों में बांटा था। एक तो आपका क्रिस्टलीय ठोस, एक आपका क्रिस्टलीय बच्चों, और दूसरा आपका अक्रिस्टलीय। इसको क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय है ना, ये गलत हो गया, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। ठोस को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्यों कहा गया, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ठोस है, यदि उनके रचक इकाई घटक एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है, तो आपके वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जब अक्रिस्टलीय की बात आ गई थी भैया, तो अक्रिस्टलीय में कोई निश्चित क्रम नहीं है, कहीं भी आपको मिल जाएगा देखने को। तो ये इसमें नियमित क्रम नहीं है, इसमें एक नियमित क्रम है, तो ये आपका क्रिस्टलीय ठोस और ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस जिसके रचक इकाई घटक एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस क्रम में बच्चों? नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्रिस्टलीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। लेकिन जिनमें नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बच्चों? अक्रिस्टलीय ठोस, अर्थात जिनके रचक इकाई घटक एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। यानी ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस में बच्चों जिनके रचक इकाई घटक नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते। जैसे आप लोग विद्यालय में जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसके पहले प्रार्थना होती है, तो प्रार्थना में सभी बच्चे एक नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। 10th का बच्चा 10th की लाइन में, 11th का बच्चा 11th की लाइन में, 12th का बच्चा 12th की लाइन में, ऐसे एक नियमित क्रम में, तो क्रिस्टलीय हो गया। लेकिन यदि आप छुट्टी के टाइम में देखो, सभी बच्चे तितर बितर रहते हैं, कोई पंक्तिबद्ध नहीं रहता है ना। या कि आप मान लीजिए प्रेयर के पहले का समय देखो, प्रेयर हो जाता है जब आपको अपने कक्ष रूम में जाना होता है, तो ऐसे ही बच्चे चल देते हैं। यदि आपके ग्राउंड में खेल हो रहा है तो फिर वहां पर बच्चों को देखो इकट्ठा कैसे बैठेंगे, क्या क्रम से बैठेंगे? कभी कोई नहीं फॉलो करता, तो आपका अक्रिस्टलीय हो गया। मतलब जब नियमित क्रम में कोई व्यवस्था होती है तो वहां पे क्रिस्टलीय ठोस, और जब अनियमित हो जाता है तो अक्रिस्टलीय ठोस। इसी नियमित क्रम में व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है: आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और बच्चों धात्विक ठोस। ये किस आधार पर बांटा गया है? तो इसके रचक इकाई घटक के आधार पर बांटा गया है। रचक इकाई घटक किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ बहुत अच्छे से समझना चाहिए। रचक, देखो रचक मतलब जिससे बना है, रचक इकाई मतलब घटक, रचक इकाई घटक, घटक मतलब पदार्थ। ठीक है, अब रचक मतलब जिससे रचना हुई है, उस इकाई का नाम क्या है? वो हो सकता है अणु, या हो सकता है परमाणु, या हो सकता है आयन, या हो सकता है धातु परमाणु। तो रचक इकाई घटक का मतलब जिससे पदार्थ की रचना हुई है, जिससे पदार्थ की रचना हुई है, जिससे मिलकर के पदार्थ बना हुआ है। तो यहां पर ठोस है, तो जिससे मिलकर के ठोस बना हुआ है उसे हम बोलेंगे उसका रचक इकाई घटक। जैसे हमारे पास ये आयनिक ठोस है,
इसका रचक इकाई घटक आप लोगों को बताना है। तो ये आयन से मिलकर बना होता है। किससे बच्चों? आयन से मिलकर बना होता है। आणविक ठोस किससे मिलकर बना होगा? अणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अणु से मिलकर बना होता है। सहसंयोजी ठोस किससे मिलकर बना होता है? ये परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। और धात्विक ठोस जो होता है वो धातु परमाणु से मिलकर बना होता है। धातु परमाणु से मिलकर बना होता है। देखिए, आपको 2 मिनट यदि अच्छे से मान लीजिए यहां पर समय दे देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा चारों ठोस। इसमें कुछ है नहीं। रचक इकाई घटक के आधार पर, रचक इकाई के आधार पर इनको हमने बांटा है कि किससे ये बनकर तैयार हुए हैं। रचक इकाई के आधार पर आयनिक ठोस का रचक इकाई घटक यानी संरचनात्मक इकाई जो है आयन है। आयन में आपका हो सकता है धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। 2 चीज से मिलकर बना रहेगा, धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बना रहेगा। अणु आणविक ठोस का निर्माण करेगा, परमाणु सहसंयोजी ठोस का निर्माण करेगा, धातु परमाणु धात्विक ठोस का निर्माण करेगा। ठीक, इतना चीजें क्लियर हो गया। अब आपको जैसे मैं कह दूं कि आयनिक ठोस की मैं बात करता हूं तो आप इसका परिभाषा कैसे देंगे? ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई आयन होते हैं, अर्थात धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आयनिक ठोस। या ऐसे ठोस जिनके रचक इकाई घटक आयन होते हैं। संरचनात्मक इकाई मतलब संरचना का निर्माण हुआ है, उसका जो इकाई है वो आपका क्या है? आयन है। ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई अर्थात जिससे वो संरचना बना हुआ उसका इकाई क्या है? आयन है, तो आपका वो आयनिक ठोस कहलाता है। आयनिक ठोस की मैं बात कर रहा हूं, सब कुछ लिखने को मिलेगा, आप नोट्स भी तैयार कर पाएंगे, चिंता ना करें। यदि आपको प्रॉपर नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपीज चार्ज हमारे चैनल पे लिया जाता है। 100 रुपए आपको एनसीईआरटी का विधिवत नोट्स दिया जाएगा। 100 रुपीज चार्ज। कॉन्टैक्ट नंबर 968529 चलिए, आयनिक ठोस की बात कर रहे थे तो ये किससे मिलकर बना है? आयन से मिलकर बना है। आयन कौन कौन से आयन? एक धनात्मक आयन बच्चों और एक ऋणात्मक आयन। 2 प्रकार से आयन से मिलकर बना होता है, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl जब ये टूटता है बच्चों तो आपका बनाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। यानी जो NaCl नमक है ये Na पॉजिटिव यानी आयन और Cl निगेटिव आयन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम बोलते हैं आयनिक ठोस। आयनों के बीच जो बल होता है वो फिजिक्स के चैप्टर 1 में आप पढ़ोगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो कूलाम आकर्षण बल, कूलाम का नियम लगता है ना, कूलाम आकर्षण बल। क्या बच्चों? कूलाम आकर्षण बल। यानी कहने का मतलब यदि ये आयन से मिलकर बना हुआ है तो आयनों के बीच जो बल लगता है वो कूलाम आकर्षण बल होता है। अर्थात आयनिक ठोस के यौगिकों में कौन सा बल पाया जाता है बच्चों? कूलाम आकर्षण बल होता है। आपने NaCl नमक का एग्जाम्पल लिया है, इसकी प्रकृति आप बताओ, ठोस होता है कि नहीं होता है? तो यदि मैं आपसे कह दूं कि ये ठोस कठोर होता है, बिल्कुल कठोर होता है, लेकिन यदि इसे पीट दिया जाए, इसे पीट दिया जाए तो ये आपका चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सही है कि नहीं है? आप NaCl नमक का ठर्रा ले लेना, आप लोग क्या बोलते हो आपके आधार पर है, पिसा हुआ नमक मैं नहीं कह रहा हूं। आप उसको देखोगे तो ठोस कठोर रहता है, लेकिन उसको जैसे ही आप पीसा जाता है ना, तभी तो सब्जी में डालते हैं। अपने देहाती में उसी नमक का प्रयोग किया जाता है जो बोरी में आता है ना, बड़े बड़े है ना, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जो रहता है, वो पिसा हुआ नमक नहीं कि 10 रुपए वाली पैकेट, वो बहुत ही कम यूज होता है। गाँव में बोरी ले आए 100 रुपए का, साल भर चलता है। तो वही नमक हम बात करें कि एकदम कठोर होता है और यदि उनको ठोक भी दिया जाए तो भंगुर हो जाता है, मतलब टूट भी जाता है। अच्छा, कोई भी पदार्थ यदि ठोस है और कूलाम आकर्षण बल मतलब ये एक प्रकार से प्रबल बल है, बल ज्यादा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होगा। गलनांक मतलब गलाना चाहते हैं, और क्वथनांक, गलनांक उच्च है तो क्वथनांक भी क्या होगा? उच्च होगा। क्या होगा बच्चों? उच्च होगा। ये मैं सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके गुण है, पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक गुण बताया धनात्मक ऋणात्मक यानी विपरीत आयन से मिलकर बने हैं, इनके बीच जो लगने वाला बल है कूलाम आकर्षण बल है। ठोस कठोर और भंगुर भी होते हैं।
जब भैया इसमें कूलाम आकर्षण बल है तो गलनांक क्वथनांक तो उच्च ही होगा, सिंपल है। अच्छा, यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, आयन के रूप में है, ये आयन के रूप में, किस रूप में है, आयन के रूप में। और आयनिक यौगिक जो भी होगा वो ध्रुवीय विलायक में विलय होगा। तो आपका पांचवा जो गुण हो जाएगा, ध्रुवीय विलायक में विलय होता है, ध्रुवीय विलायक में विलय होता है। अब बताओ इतना आपसे तैयार हो गया कि नहीं, रट्टा तो नहीं करना पड़ेगा कि जो हमारा आयनिक ठोस होता है विपरीत आयनों से मिलकर बना होता है, इनके बीच जो लगने वाला बल कूलाम आकर्षण बल होता है। ये ठोस भी होते हैं और भंगुर भी हैं। इस कारण से भैया इनके बीच जो कूलाम आकर्षण बल है, इनके बीच जो आपका बंध है वो आयनिक बंध लग रहा है, तो कहने का मतलब इनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होगा। आयन के रूप में है इसलिए ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। तो पहला नंबर आपका कंप्लीट, ये आपका आयनिक ठोस कंप्लीट हो चुका है। देखो मैं यहाँ पर आपको सिस्टमेटिक ढंग से करा रहा हूँ कि आयनिक ठोस ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई धनात्मक व ऋणायन है, या धनात्मक और ऋणात्मक है, या धनायन या ऋणायन है, तो आयनिक ठोस कहलाते हैं। जैसे NaCl, CHCl, ZnCl2, ये आपके आयनिक ठोस है। यदि आपके सिलेबस में ये है तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि आयनिक ठोस निम्न में से चार में से कौन सा है, तो ये बनना चाहिए। जैसे आपको भी इसके लक्षण के बारे में मैंने चर्चा करा कि ये ठोस विपरीत आवेश वाले आयनों से मिलकर बने होते हैं, इनके बीच कूलाम आकर्षण बल होता है, कठोर भंगुर होते हैं, प्रबल वैद्युत आकर्षण बल के कारण गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। यदि नमक की बात की जाए तो नमक क्या वाष्पित होता है, आप ही बताओ, वाष्पित होता है क्या? यदि वाष्पित हो जाए तो पानी के साथ साथ सब्जी का नमक भी उड़ जाए तो ये अवाष्पशील होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नमक यदि अवाष्पशील है, NaCl अवाष्पशील है, तो आपका आयनिक ठोस जितने भी होगी वो भी अवाष्पशील होते हैं। ठीक, नमक यदि ठोस अवस्था में बच्चों तो उसमें धारा प्रवाहित तो नहीं होगा, लेकिन जब वो विलयन की अवस्था में आ जाएगा, NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पिछले साल मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि यदि आप पानी में नमक डाल दो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, क्योंकि वहां पे NaCl और Cl नेगेटिव तैयार हो जाता है, आयन के कारण धारा प्रवाह होने लगता है। तो जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो ये कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे गलित अवस्था में आते हैं तो आपका सुचालक बन जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चलते हैं बच्चों, आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस की मैं बात करूं तो आणविक ठोस में आप बताओ, आणविक ठोस का जो संरचनात्मक इकाई है वो किससे मिलकर बना हुआ है? अणु से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? अणु। ठीक है, अणु से मिलकर बना हुआ जो आपका ठोस होगा वो आणविक ठोस कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हाइड्रोजन परमाणु आपस में यदि मिल जाए तो अणु बन जाता है, जैसे आयोडीन Hi2 ये आपका अणु है, मीथेन CH4 ये आपका अणु है, बर्फ H2O इसे हम बर्फ कह सकते हैं, ये आपके अणु के रूप में है। तो ये इनके जो रचनात्मक इकाई घटक है वो आपके अणु होते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु है उसे हम बोल देंगे आणविक ठोस। क्या बोलेंगे बच्चों? आणविक ठोस। अर्थात यहां पर जो आपका इकाई है वो अणु है, तो पहला आपका लक्षण बन गया कि ये ठोस अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जब भी अणुओं की बात आ जाए बच्चों, जब भी अणुओं की बात आ जाए तो वहां पर जो बल लगता है वो वान डर वाल्स बल लगता है, वान डर वाल्स बल। ठीक है, वान डर वाल बल ऐसा। ठीक है, आप लोग लिख लेना वान डर वाल बल। जब भी अणुओं की बात आएगी तो वहां पर जो बल लगता है वो कौन सा बल लगता है? वान डर वाल बल। बिल्कुल, ये चीज आप लोगों को नोट करना है कि पहला लक्षण हो गया अणु से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा लक्षण हो गया ये बच्चों कहीं ना कहीं आपके इनके बीच जो बल है वो वान डर वाल्स बल है। आप लोग देखे होंगे जो बर्फ है वो ठोस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुलायम भी इसको हम कह सकते हैं। ठोस मुलायम है। क्या? ठोस मुलायम है, इतना भी नहीं कि बिल्कुल बहुत ही कठोर है, ऐसा नहीं है। कठोर नहीं, हम आयनिक यौगिक में बोले थे कठोर, ठोस है लेकिन कठोर है, और ये ठोस है किंतु मुलायम है, ठोस है किंतु मुलायम है। अच्छा, मैं आपसे कहा कि ये जो बर्फ है ये आपका वाष्पशील है कि नहीं? बिल्कुल है।
ये पानी में बदलेगा और ये फिर वाष्प पे भी बदल जाता है, तो ये आपका वाष्पशील भी होता है। ठीक, ऐसे आप एक के बाद एक कड़ी के आधार पर समझेंगे ना। अब आपका जैसे एग्जाम्पल H2O, ये विद्युत का सुचालक है कि नहीं, बताओ आप लोग, विद्युत का सुचालक है कि नहीं? ऊष्मा और विद्युत के बर्फ की बात करो, पानी तो आपका सुचालक हो सकता है, लेकिन शुद्ध पानी यदि होगा तो आपका वो कुचालक होगा। शुद्ध पानी यदि हम बात करें तो वो कुचालक होता है बच्चों। पानी में कभी धारा प्रवाह नहीं होता है जब तक कि उसमें अशुद्धियां ना मिली रहे, अशुद्धियों के कारण ही उसमें धारा प्रवाह होता है। और यदि आप बर्फ की बात करो, बर्फ में धारा नहीं बहता, इसलिए ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो इसके लक्षण आपको 2-4 ही तैयार करना है, ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल आपके पास पता होना चाहिए। तो आणविक ठोस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा दी आप लोग लिखेंगे बच्चों, यहाँ से देखिएगा। वो ठोस पदार्थ जिनके क्रिस्टलों की संरचनात्मक इकाई अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। आयोडीन, ठोस मीथेन, बर्फ आदि। ठोस से मिलकर बना होता है, वांडर वाल्स बल होता है, ठोस मुलायम होते हैं। गलनांक क्वथनांक निम्न होगा, क्योंकि मुलायम की बात आ गई इसलिए गलनांक क्वथनांक निम्न है। हम वहीं पे आयनिक ठोस की बात करते थे तो गलनांक क्वथनांक उच्च होता था, क्योंकि वो ठोस था लेकिन भंगुर था, मुलायम नहीं था। ठीक है, ये वाष्पशील है, बर्फ वाष्पित हो सकता है। ये ध्रुवीय और अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं, लेकिन विद्युत के कुचालक है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है। क्यों? क्योंकि बर्फ में धारा प्रवाह नहीं होता है। क्यों? जब तक कि उसमें अशुद्धियां नहीं मिली होगी। तो ये आपका आयनिक ठोस भी कंप्लीट। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन कर ले, स्टडी मटेरियल वहाँ भी मिलता है। नोट्स आपको 100 रुपीज में दिया जाता है, प्रॉपर रूप से ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 रहता है। अगले नंबर पर चलते हैं बच्चों। अगला जो हमारा है वो हमारा देखो सहसंयोजी ठोस की बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा 2 ठोस, आयनिक ठोस में आयन था, आणविक ठोस में आपने देखा अणु था, लेकिन यहां पर सहसंयोजी ठोस में आपका परमाणु है। किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से। यानी इसके रचनात्मक इकाई घटक की बात करूं या संरचनात्मक इकाई घटक जो है वो आपका क्या है बच्चों? वो परमाणु है। अर्थात आप लिखेंगे कि ऐसे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु है, क्या बच्चों? परमाणु, उसे हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल बताओ सहसंयोजी ठोस। इसको नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हीरा बच्चों, कार्बन का अपर रूप है और कार्बन के बिल्कुल नेटवर्क के रूप में फैला रहता है, तब वो हीरा बनता है। हीरा ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट ये आपके परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बन के कई सारे परमाणु आपस में मिलकर के हीरा का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस के भी नाम से जानते हैं। किससे बच्चों? नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं। हीरा की बात करो आप, हीरा से आप बताओ, हीरा बताओ कठोर है कि नहीं? तो अति कठोर है, अति कठोर है। भंगुर भी हो सकता है, लेकिन आपका अति कठोर है। हीरा अति कठोर है, बहुत कठोर है। ठीक है, किससे मिलकर बना हुआ है? ये परमाणु से मिलकर बना हुआ। पहला नंबर तो आपका परमाणु से मिलकर बना हुआ, दूसरा नंबर ये अति कठोर और भंगुर है। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि ग्रेफाइट के अलावा, ग्रेफाइट अपवाद है, सभी के सभी विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत के कुचालक है मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। केवल और केवल यदि ग्रेफाइट है तभी धारा प्रवाहित होगा, अन्यथा नहीं। ग्रेफाइट आपका अपवाद है। क्या हीरा वाष्पित हो सकता है? क्या हीरा वाष्पित हो सकता है? नहीं हो सकता, तो अवाष्पशील है। हीरा वाष्पित ही नहीं होता बच्चों, तो ये आपका अवाष्पशील है। मतलब आपका इसका रचक इकाई घटक परमाणु है, अति कठोर भंगुर है, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक है। ये अवाष्पशील है, ये वाष्पित नहीं होता। इनके बीच जो बल होता है वो सहसंयोजक बंध के कारण आपके बीच सहसंयोजी एक प्रकार से हम बल कह सकते हैं, लेकिन बंधन की बात करेंगे यहां पर हम तो सहसंयोजी बंध पाया जाता है। प्रबल आकर्षण बल होगा इनके बीच, प्रबल आकर्षण बल पाया जाएगा, लेकिन बंध की बात करेंगे तो हम सहसंयोजी बंध की बात करते हैं। यदि कठोर है तो गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा? उच्च होगा। यदि अत्यंत कठोर है तो गलनांक और क्वथनांक यदि हम पूछे आपसे तो ये दोनों उच्च होंगे बच्चों। गलनांक क्वथनांक दोनों के दोनों उच्च होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी ही तो प्रॉपर्टी है, 3-4 प्रॉपर्टी आप तैयार कर लो। गलनांक क्वथनांक भी उच्च है, परमाणु से मिलकर बना हुआ, सहसंयोजी बंध पाया जाता है, कठोर तथा भंगुर है, विद्युत के कुचालक हैं, ऊष्मा के कुचालक हैं, और ठोस होने का भाई हीरा कभी ये वाष्पित होता नहीं तो अवाष्पशील भी है।
क्या है, अवाष्पशील भी है। तो ये आप लिख सकते हैं कि वे ठोस जिनकी संरचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं उन्हें सहसंयोजी ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल हीरा, सिलिका, ग्रेफाइट आदि। इसे नेटवर्क ठोस के भी नाम से जाना जाता है। इसके लक्षण की बात की जाए तो ये आपका लक्षण हो गया, ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं, सहसंयोजी बंध पाया जाता है, अति कठोर भंगुर होते हैं, नेटवर्क ठोस के नाम से जानते हैं, गलनांक क्वथनांक कुछ होता है, अवाष्पशील होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। लिमिट में ही आपको तैयार करना बच्चों। और आखिरी जो आपका बनता है वो आपका धात्विक ठोस। ये धात्विक ठोस है, बस तीनों के जैसे ये भी है, बस इसमें धातु परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे आपका लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये आपके धात्विक ठोस हैं। और धात्विक ठोस है इसलिए धात्विक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध? धात्विक बंध। कभी कभी आप देखोगे कि सोडियम एक धातु है तो मुलायम भी है, लेकिन वहीं पर आप देखोगे कि आपका लोहा धातु है लेकिन कठोर भी है। मतलब जो धात्विक ठोस पाए जाते हैं मुलायम भी होते हैं और कठोर भी, दोनों पाए जाते हैं। सोडियम अति मुलायम, ऑस्मियम अति कठोर, लोहा ही देख लो कठोर है। तो कहीं ना कहीं इनका गलनांक क्वथनांक निम्न भी होगा और उच्च भी होगा। गलनांक क्वथनांक निम्न भी होगा, कुछ के लिए निम्न होगा, कुछ के लिए उच्च होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धातु होंगे उसमें धारा बहेगी ही बहेगी, धातु जो होगी उसमें धारा बहेगी बहेगी, इसलिए विद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक होंगे। जैसे आप लोहा ले लो, लोहे में यदि ऊष्मा की प्रवाह की बात की जाए तो बिल्कुल ऊष्मा का प्रवाह होता है, उसमें धारा बहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातु परमाणु विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का भी सुचालक होता है। तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या होता है कि पीट दो, खींच दो तो बढ़ जाए। सोने को आप खींच करके अत्यंत लंबी रस्सी बना सकते हैं, बहुत कम सोने से एक लंबी रस्सी का निर्माण कर सकते हैं, अत्यंत पतला। इसलिए तो बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रैक्टिकल के रूप में बौछार करना होता तो स्वर्ण पात्र का प्रयोग करते हैं। रदरफोर्ड ने भी प्रयोग किया था, स्वर्ण पात्र का प्रयोग किया था। अत्यंत पतली पन्नी स्वर्ण पात्र, क्योंकि अत्यंत पतला बनाया जा सकता है, खींचकर पतला बनाया जा सकता है। तन्यता का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है इसमें। ठीक है, चीजें क्लियर है? तो ये इसका धात्विक ठोस का लक्षण है जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर है। उम्मीद करता हूं कि चारों ठोस आपको क्लियर हो गया होगा। शिव कोचिंग क्लासेस में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। नोट्स अभी तक नहीं लिए तो ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बता ही दिया, 9685299149। लगातार आपके लिए निरंतर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासेस दिया जा रहा है। आप लोग बस पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए इतना ही। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।